स्टडी। चलिए आज हम 18 दिसंबर की कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या, ध्यान से पढ़िएगा। पेन चल रहा है? हाँ। भारत में संसद सत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संसद के सत्र के बारे में कथन में विचार करना। तो पहला कथन क्या है, भारत में संसद सत्रों की एक निश्चित तिथि होती है, तिथि निर्धारित होती है। और मतलब यहाँ और एक वर्ष में 3 सत्रों का आयोजन होता है। तो ये भारत में जो है संविधान में कोई निश्चित नहीं, बस यहाँ संविधान में ये कहा गया 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट सेशन होना चाहिए, मगर हमारी परंपरा में 3 चलते हैं। तो संविधान में कोई उल्लेखित नहीं, तो पहला हो जाए गलत। जैसे ही पहला गलत होगा तो या तो यहाँ पे सी हो सकता है या डी हो सकता है। तो मतलब दूसरा तो सही है। आमतौर पर बजट सत्र सबसे लंबी अवधि का होता है, तो दूसरे को सोचना ही नहीं, तो दूसरा तो सही हो जाएगा। अब तीसरा क्या है, तीसरा देख लीजिए, संसद का सत्र भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों से लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि ये हमारे संविधान में आर्टिकल 85 मतलब 85 में लिखा हुआ है कि इस भारत का जो हमारे सत्र कितने कितने होंगे संविधान में। मगर यहाँ पे हमने जो आर्टिकल 85 में लिया है वो हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत लिया है। तो बिल्कुल सही। कौन सा सही हो जाएगा, तो दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में एनआरआई के मताधिकार की शुरुआत की गई, जिसे उप जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 में संशोधन के माध्यम से निर्धारित किया गया। तो ये है, हमने अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ 1991 के बाद नहीं, हमने संशोधन किया है 2011 में, 11 के बाद, मतलब केवल 2011 के लिए किया था। तो यहाँ पे क्या 1950 के आरपी एक्ट में संशोधन 2011 में हो, तो पहला हो जाए गलत। तो क्या है, दूसरा और पहला जैसे ही गलत हो जाएगा तो हम ऑप्शन जैसे ही देखेंगे तो हमें कौन सा मिलेगा, यहाँ पे दूसरा तीसरा या तीसरा। तो मतलब तीसरा तो सही है। दूसरा ध्यान से देखिए, एनआरआई मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग सुविधा का विस्तार करने के लिए कोई सरकार संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो सही है बिल्कुल, ये भी सही है, क्योंकि इसमें क्या विधि मंत्रालय इसके अंदर दे देता है अपनी अनुशंसा। तो यहाँ पे क्या दूसरा तीसरा हो जाएगा सही। अभी क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, समाचार में चर्चित S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बारे में। तो ये कहाँ से हमने कल ही डिस्कस किया था, कहाँ का है, रूस का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार न्यूज में रहता है कास्टा। तो इसमें क्या होता है कि इसका मुख्य उद्देश्य दंडात्मक उपायों के माध्यम से ईरान, रूस और उत्तर कोरिया को प्रतिबंधित करना। तो पहला तो बिल्कुल सही है। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, ये अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी सुरक्षा खूबियों के साथ महत्वपूर्ण विनिमय में संलग्न व्यक्तियों पर या देश पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखता है। तो दूसरा भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में इधर उधर पूछा जाता रहता है। तो फॉरेस्ट फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटीज और फॉरेस्ट कार्बन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, किसकी पहल है, तो ये विश्व बैंक की पहल है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, विश्व बैंक की पहल है, इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी मिसाइल, अभी जानते हैं कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के तहत हमारे यहाँ तीन मिसाइलें बनाई गई थी। तो उसी में क्या है, पृथ्वी मिसाइल भी है। तो उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित एक सामरिक सतह से सतह पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये यहाँ लंबी दूरी नहीं है, यहाँ पे क्या है, शॉर्ट रेंज की है। मतलब हम लोग मुख्यतः 250-300 किलोमीटर के लिए इसे बनाया था। तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा गलत। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें पूछा पृथ्वी टू ठोस ईंधन प्रणोदन जुड़वा इंजन द्वारा संचालित होता है। तो 2 इंजन नहीं, इसमें इंजन तो एक ही है।
तो जुड़वा इंजन होगा ही नहीं, तो ये दूसरा भी हो जाए गलत। तो यहाँ पूछा क्या गया, गलत क्वेश्चन, तो कौन सा, दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको बायो बबल, आजकल न्यूज में रहता है कि ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है, वहाँ एक बायो बबल बना दिएगा कि इसके अंदर कोई जाएगा नहीं, एक सैनिटाइज एरिया होगा, तो उसी के बारे में देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए किस तरह के ऑप्शन बन सकते हैं। शब्द जय बबल को जो हाल ही में संबंधित समाचार में है क्या है, शिकारियों से बचाने के लिए कुछ कीटों तथा अनुकूलित तंत्र, ये नहीं है। यहाँ पे देखिए कोविड-19 के प्रसार को शामिल करने के लिए एक स्वैच्छिक, तो बिल्कुल कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक सैनिटाइज एरिया होता है कि इस एरिया में जितने भी लोग हैं उनको सैनिटाइज कर दिएगा या वहाँ बिल्कुल सुरक्षित कर दिएगा, तो उसको ही जैव बबल, मतलब उसके अंदर का एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। तो ये ऑप्शन नंबर सी के सापेक्ष में यूज किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, इरामुस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो ये भारत इस प्रोग्राम का एक भागीदार देश है जो केवल इरामस कार्यक्रम के कुछ हिस्सों में भाग ले सकता है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। और दूसरा ऑप्शन, यह चीनी छात्र ईजे, मतलब पूरा इसी फुल फॉर्म है, तो सबसे बड़े लाभार्थियों में लाभार्थी थे जो दुनिया भर से मास्टर के छात्रों के लिए एक पूर्ण पूर्ण डिग्री छात्रवृत्ति है, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा हो जाए गलत। यहाँ चीन ना होके यहाँ भारत है, भारत के छात्र इस प्रोग्राम के तहत सबसे ज्यादा लाभ पा रहे हैं। तो सबसे बड़े लाभार्थी कौन हुए, इंडिया, इंडिया के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा वो गलत हो जाएगा, तो सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये लिखा है स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के बारे में। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िए, ये चालक दल के 4 सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाएगा, बिल्कुल सही। यह मिशन मिशन अंतरिक्ष और कम, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में, कम पृथ्वी की कक्षा में लागत प्रभावित चालक मतलब लो अर्थ ऑर्बिट के लिए। ठीक है, दल पहुंचे, तो ये क्या है, पहला ऑप्शन क्या है कि ये चार चार सदस्यों को कहाँ ले जाएगा, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और इसमें क्या है कि ये स्पेस स्टेशन कहाँ होता है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुद्रा करेंसी मैनुपुलेटर या मुद्रा मैनुपुलेटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन उन देशों को ऐसे लेवल जारी करता है जो जानबूझकर युआन के खिलाफ अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं। तो आप पता होगा इसमें क्या है, यूएसए क्योंकि मुद्रा अवमूल्यन यूएसए के मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट होता है या निर्यात जो होता है वो किस में, अगर कोई भी कंट्री करती है तो डॉलर में करती है। अगर वो डॉलर में कर रही है और डॉलर से वो लाभ लेना चाहती है तो अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर लेती है। अगर हम लोग जैसे अपनी करेंसी की वैल्यू कम अवमूल्यन कर देंगे तो हम निर्यात में ज़्यादा फायदा मिलता है और निर्यातक ज़्यादा प्रमोट होते हैं, तो इसलिए हम लोग अपनी करेंसी को, या कोई भी अब देश अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता रहता है। तो इसी को यूएसए ने अपने डॉलर या इसके सापेक्ष में कहा है, तो यहाँ चीन नहीं है, चीन की जगह क्या है, यूएसए, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसमें क्या है कि ऐसी घड़ी सूची के तहत किसी देश को रखने के लिए केवल मापदंड चीन के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार से जो कम से कम $20 बिलियन। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों जगह आप चीन की जगह यूएसए कर लीजिए, और यहाँ सही पूछा गया तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे गलत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और थैंक यू फॉर डिस्कशन।